नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच एक बड़ी खबर जेडीयू की ओर से आई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कह दिया है कि वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से गठबंधन करने को भी तैयार है। ये बयान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि वो सेक्युलर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए लालू यादव के साथ मतभेद भुलाने को भी तैयार हैं। शरद ने कहा कि वो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आरजेडी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसी बैठक में लालू से हाथ मिलाने पर विचार भी हो सकता है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल डीवाई पाटिल को सौंपा, जिन्हें उन्होंने मंजूर भी कर लिया। नीतीश ने साफ किया कि उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है। वहीं नीतीश ने व्यंग्य के अंदाज में कहा कि लगता है अच्छे दिन आ गए हैं, इसका अनुभव लोगों को जल्द होगा। ये उम्मीद करेंगे कि अब अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन का अनुभव सब लोग करेंगे, तो हमारी पूरी शुभकामना है। लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सत्ता लोग करेंगे, तो हमारी पूरी शुभकामना है। लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सत्ताधारी जेडीयू को 40 में से महज 2 ही सीटें मिल पाई। बुरी तरह से हार के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो जेडीयू के पास 116, बीजेपी के पास 89, आरजेडी के पास 21, कांग्रेस के पास 4, निर्दलीय 6 और 1 सीट सीपीआई के पास है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश के इस्तीफे के बाद ट्वीट किया है, लगे हाथ बिहार में भी बीजेपी की सरकार बना ही लेते हैं। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है कि नीतीश सरकार कोमा में है, लेकिन अब वो शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी मोदी से द्वेष करता है उसे जनता सजा जरूर देती है। नीतीश कुमार केवल मोदी द्वेष के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसी द्वेषपूर्ण राजनीति जो भी करता है उसको जनता सजा देती है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश पर कटाक्ष किया। मोदी ने कहा कि नीतीश को अपने विधायक टूटने का डर था, जिसके चलते उन्होंने ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया और इस्तीफा दिया। जो भारी इनको पराजय हासिल हुई है चुनाव के अंदर, उसके कारण जो एक नाराजगी है विधायकों में, तो वह एक प्रकार का इमोशनल ब्लैकमेल करने का इसके माध्यम से वो प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने नीतीश के इस्तीफे को सही ठहराया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस करारी हार के बाद जैसा नीतीश ने किया वैसे दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी करना चाहिए। बिहार में जो जनादेश आया वो इस बात के लिए काफी था कि जहां वो अपनी स्टेट की रेटिंग गुजरात से बेहतर कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उनको इस्तीफा देना ही चाहिए था। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी नीतीश कुमार को उन्होंने घेरा। रूडी ने कहा कि नीतीश का इस्तीफा स्वाभाविक है। जब सूबे में सरकार चला रही पार्टी को 40 में से सिर्फ 2 सीटें आए तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। स्वाभाविक तौर से नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां वो 40 में मात्र उनको 2 सीट मिले हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने जो नरेंद्र मोदी का उन्होंने अपमान किया था उसका जवाब उनको दे दिया है। वहीं नीतीश के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, जिसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मोरल रिस्पांसिबिलिटी उन्होंने ली है और राजनीति में कोई अगर मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेता है तो उसको शिकायत नहीं करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा नीतीश इस्तीफे का खेल खेल रहे हैं, उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा है। मैं क्यों बोलूं? मैंने तो कोई मांग नहीं किया। स्वागत करते हैं। जनता ने रिजेक्ट कर दिया उनको चारों तरफ से। और बीजेपी और जेडीयू दोनों को बिहार की जनता तो
आरजेडी को के तरफ देख रही है। नीतीश के इस्तीफे पर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा कि अगले कुछ महीने में चुनाव होंगे जिसमें एनडीए की सरकार बनेगी। अक्टूबर नवंबर तक जो है बिहार में लोगों को नया जनादेश देने की आवश्यकता होगी और उसमें एनडीए 100 में 100% नंबर लाएगी। दिल्ली लोकसभा की सीटों पर मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने के लिए बेताब दिख रही है। शनिवार को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ उनके विधायकों ने बैठक की। बैठक में मौजूद करीब 20 विधायकों ने केजरीवाल से कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार बनाने को कहा। दरअसल लोकसभा चुनाव में आपको मिली हार के पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल का इस्तीफा देना माना जा रहा है। पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने ये बात बैठक में रखी। इसके बाद पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल को दोबारा सरकार बनाने का आइडिया दिया है। गुजरात में मोदी की विदाई के लिए 21 मई को गुजरात विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 20 मई को ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला भी हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने विधायकों की राय लेने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर थावरचंद गहलोत और गुजरात के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर को गुजरात जाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे आगे है। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा आरती के बाद काशीवासियों को संबोधित किया। मोदी ने बोलते हुए कहा कि वो काशी नहीं आते तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा कचोटती रहती। मैं श्रीनगर से वर्मा का अस्थिर न लाता तो इस देश में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अगर न लाता तो मेरी आत्मा मुझे पूछने की भाई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी को राष्ट्रगुरु का दर्जा दिलाना है, तभी भारत जगत गुरु बन पाएगा। ये विश्व की आध्यात्मिक राजनीति के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में फिर से हमारा ये बनारस कैसे दुनिया के सामने चमकने लगे। देश के भावी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने काशी के आध्यात्म को विश्व पटल पर लाने की बात कही। मोदी ने कहा कि हम मिलकर काशी को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। भारत जब जगत गुरु था तब बनारस राष्ट्र गुरु था, और जब तक बनारस राष्ट्र गुरु नहीं बनता भारत जगत गुरु कैसे बन सकता है। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की सफाई को लेकर लोगों से संकल्प लेने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर वाराणसी को साफ सुथरा बनाएंगे और गंगा के किनारे खड़े होकर के संकल्प करके जाना है कि अब काशी की पहली हमारी जिम्मेवारी है, अब हम काशी को गंदा नहीं होने देंगे। पूरे देश से मिले अपार जन समर्थन से गदगद मोदी ने वाराणसी में विरोधियों पर भी हमला बोला। मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता ने हमें इतना प्यार दिया कि अब गठबंधन करने के बाद भी विपक्ष नहीं बन पा रहा है। अधिकृत विपक्ष बन ही नहीं पा रहा, और इसलिए अधिकृत विपक्ष बनने के लिए गठबंधन करना पड़े, ऐसा चाहता देश की जनता ने मारा है भाइयों। इससे पहले भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। मंत्रोच्चारण के बीच देश के भावी पीएम ने मां गंगा का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। उनकी एक झलक पाने के लिए मानो पूरी वाराणसी ही गंगा घाट पर पहुंची हुई थी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आरती के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे। आरती में भाग लेने के लिए पहली बार गंगा किनारे कुर्सियों का इंतजाम किया गया। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पूरे कुंबे के साथ गंगा घाट पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान मोदी की सुरक्षा व्यवस्था बेहद दुरुस्त दिखी। गंगा घाट पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ी निगरानी रखी गई। गंगा घाट पर पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे। यहां मोदी ने विधिवत बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा में भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह उनके साथ रहे। इससे पहले करीब 5:45 बजे वाराणसी की पुलिस लाइन में नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए वहां पहले से मौजूद थे। वो दिल्ली से वाराणसी पहुंचे हुए थे। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने वाराणसी के डीएम प्रांजल यादव से नरेंद्र मोदी की जीत का प्रमाण पत्र लिया। रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि अब मोदी जी वाराणसी के लोगों से किए गए वादे निभाएंगे।
इससे पहले बीजेपी की जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे भावी पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। राजनाथ, गडकरी समेत कई बड़े नेताओं ने गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां मोदी पर डालकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी ऑफिस में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और अनंत कुमार ने विक्ट्री साइन दिखाकर बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। मोदी पर फूलों की बारिश के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी को गले लगा लिया। उसके बाद गडकरी ने मोदी को गले लगाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। इससे पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो किया। 14 किलोमीटर के उनके रोड शो में 100 से ज्यादा गाड़ियां थी। मोदी ने गाड़ी के बाहर निकलकर विक्ट्री साइन दिखाया और लोगों का आभार जताया। नरेंद्र मोदी के विजय जुलूस की शुरुआत दिल्ली में एयरपोर्ट से हुई। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। चुनावी नतीजों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पहली बार मोदी का दिल्ली आगमन हुआ। कल सुबह करीब 10:50 पर नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से मोदी की गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा। मोदी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर हाथ उठाया और सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। मोदी के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नितिन गडकरी के साथ हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। यहां से मोदी पूरे लाव लश्कर के साथ बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हुए। रास्ते में कई जगह मोदी का स्वागत हुआ। सड़क पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के स्वागत के लिए लाइन में खड़े रहे। पोस्टर, बैनर और हाथों में झंडे, फूल, मालाएं लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के आगमन को लेकर बेहद उत्सुकता दिखाई। मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी ऑफिस में मंत्रोच्चारण के साथ शंख ध्वनि हुई। मोदी के आने के लिए हर तरह से खास तैयारी की गई। दिल्ली में मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई। बीजेपी की जीत की खुशी और मोदी के आने के स्वागत में लोग झूम करना। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचते ही देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये जीत देश के 125 करोड़ लोगों की जीत है। मोदी ने दिल्ली में शानदार जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा। मोदी के स्वागत के बाद बीजेपी दफ्तर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर औपचारिक मुहर लगी। अब 20 मई को संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज कर दी है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3000 मेहमानों की लिस्ट तैयार की है। संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले बीजेपी ऑफिस के अंदर राजनाथ सिंह ने माला पहनाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इसके बाद बारी बारी से आडवाणी, सुषमा स्वराज ने भी मोदी को गुलदस्ता भेंट कर जीत की बधाई दी। बीजेपी ऑफिस में लालकृष्ण आडवाणी ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिठाई खिलाई और उसके बाद उन्हें बुके दिया, जिसके बाद मोदी ने आडवाणी को झुककर प्रणाम किया। फिर आडवाणी ने भावुक होकर मोदी को गले लगा लिया। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी को सूबे में मिली सफलता से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, फिर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी को ट्वीट के जरिए जीत की बधाई दी। लता मंगेशकर ने ट्विटर पर लिखा, नमस्कार नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। देश की जनता ने अब अपना भविष्य आपके हाथ में दे दिया है। तथास्तु। सिंगापुर में पीएम ली सीन ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ली सीन ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई देता हूं। उम्मीद है कि नई सरकार से भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर पड़ोसी देश चीन ने कहा है कि मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो शानदार जीत दिलाने वाले नरेंद्र मोदी की लहर देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी चल रही है। चुनाव में रिजल्ट आने के बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर जमा हुए और नमो नमो के नारे लगाकर खुशी जाहिर की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मनमोहन सिंह कैबिनेट को आज डिनर पर आमंत्रित किया। इससे पहले यूपीए की करारी हार के बाद मनमोहन सिंह ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से विदाई ली। राष्ट्रपति भवन से बाहर आकर पीएम ने प्रणब से हाथ मिलाया और हाथ जोड़कर उनसे विदाई ली।
इस्तीफा देने से पहले आखिरी बार मनमोहन सिंह ने कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में 15वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। पद को छोड़ने से पहले मनमोहन सिंह ने पीएम रहते हुए आखिरी बार देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो फैसला किया है मैं उसका सम्मान करता हूं। मनमोहन सिंह ने नई सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं देश की खुशहाली और तरक्की की कामना करता हूं। मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है, मैंने पूरी क्षमता के साथ देश के लिए काम किया। अपने आखिरी भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिसके लिए हमें एकजुट होना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने मनमोहन सिंह को फोन किया। ओबामा ने मनमोहन से कहा कि आपके साथ काम करना बेहद अच्छा रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी मैं तारीफ करता हूं। आपके काम के तरीकों को कभी भुला नहीं पाऊंगा। ओबामा ने मनमोहन सिंह से फोन पर कहा कि पिछले 10 साल में अमेरिका भारत के संबंध में बहुत बेहतरी हुई है। उम्मीद है नरेंद्र मोदी की सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कांग्रेस की हार को स्वीकार करते हुए हार की जिम्मेदारी ली है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहलुवालिया ने अपना इस्तीफा मनमोहन सिंह को सौंप दिया। हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने नैतिकता को आधार बनाकर इस्तीफा दिया। यूपी में अपना सूपड़ा साफ होने से तिलमिलाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने साजिश के तहत भड़काऊ भाषण देकर वोटों का ध्रुवीकरण किया। मायावती ने कहा कि यूपी में बीजेपी को 42% वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि करीब 58% लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सद्भाव दिखाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फूल भेजे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राज्य में लोकसभा की 48 सीटों की, जिसमें से शिवसेना को 18 सीटें मिली हैं। शिवसेना ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मशहूर डिजाइनर साई सुमन ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सूट डिजाइन किया है। सीपीएम पोलिट ब्यूरो की आज बैठक होने वाली है। बैठक दिल्ली में होगी। 16वीं लोकसभा में अब तक की सबसे ज्यादा महिला सांसद जीतकर आई हैं। लुधियाना के चंद्रशेखर प्रभाकर ने नरेंद्र मोदी के लिए मोम का पुतला बनाया है। चंद्रशेखर प्रभाकर ने इससे पहले भी कई दिग्गजों के पुतले बनाए हैं। इन सभी दिग्गजों के पुतले लुधियाना के प्रभाकर वैक्स म्यूजियम में रखे हुए हैं। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान हरमंदर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बेनीवाल को जमीन आवंटन के मामले में राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दोषी माना है। दिल्ली में आज योग गुरु स्वामी रामदेव संकल्प पूर्ति महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। अरुणाचल विधानसभा में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 60 सीटों वाले विधानसभा में कांग्रेस को 42 सीटें मिली हैं। कार्यकारी सीएम नबाम तुकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया। बीजेपी को 11 सीटों से संतोष करना पड़ा। फुल मेजोरिटी, डंपिंग मेजोरिटी के साथ हम लोग दोबारा फिर सत्ता पे आ गया है, तो उसका पूरा श्रेय मैं अपना नबाम तुकी जी को मैं देना चाहूंगा। इलेक्शन प्रोसेस वाज फॉर डेवलपमेंट एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े 11 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिसके बाद विधानसभा की 49 सीट पर चुनाव हुए। इस जीत के बाद कार्यकारी सीएम नबाम तुकी ने कहा कि सरकार सूबे में हेल्थ स्कीम चला रही है, जिससे मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। अभी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लोगों ने शुरू करने जा रहा है, जिससे कि जितना भी जो रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में जितना भी बीमारी है वो उसका सुविधा हो जाएगा और मुफ्त में उसका इलाज किया जाएगा। जीत के बाद कार्यकारी सीएम नबाम तुकी और विधायकों ने जनता को धन्यवाद दिया। नबाम तुकी ने बताया कि प्रदेश में कई रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौरा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सब लोग को बुलाया
और विशेष करके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काफी लोगों ने आया है। अभी कोई प्रोजेक्ट्स काम शुरू होने वाला है, इससे बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। दिल्ली के नरेला में एक तेज रफ्तार बस ने मासूम को कुचल दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस का ड्राइवर नशे में था। गुजरात के भरूच में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक साथ 4 गाड़ियों के टकराने से 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ट्रक, टैंकर, बस और जीप के आपस में टकराने से हुआ। नोएडा के सेक्टर 63 में सागर इंडस्ट्रीज नाम की एक वाटर जग बनने वाली कंपनी में आग लग गई। आग की वजह से कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के बेगूसराय में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मकान की तीसरी मंजिल पर बने स्टूडियो में लगी थी, जिससे मकान का तीसरा मंजिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 पुलिस वालों ने एक पंचायत अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। अधिकारी के मुताबिक इस मारपीट के बाद पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में 40 साल के एक अधेड़ ने अपनी भतीजी को ही हवस का शिकार बनाया। रेप का शिकार हुई ये लड़की डॉक्टर्स के पास पहुंची इलाज के लिए। डॉक्टर्स की लापरवाही से गुस्साए लोगों ने मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। IPL 7 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। लाओस के रक्षा मंत्री दांगचे फिचिट और उनकी पत्नी एक विमान हादसे का शिकार हो गए हैं। लाओस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने रक्षा मंत्री की मौत की जानकारी दी। सैफ रितेश और राम कपूर की फिल्म हम शकस के नए गाने की इंटरनेट पर खूब धूम मची हुई है।